हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुश आमदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियोस से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है एफ प्रिंट एफ कमांड हमारे पास रिजल्ट्स शो करवाने के लिए होती है। जो हम कैलकुलेशंस करते हैं उनके रिजल्ट शो करवाती है, लेकिन क्या होता है इसमें हम वैल्यूज़ भी शो करवा सकते हैं, उनके साथ ही साथ मैसेजेस भी शो करवा सकते हैं। जो हमारे पास डिस्प कमांड थी उसमें हम क्या कर सकते थे, या तो हम मैसेज शो करवा सकते थे या हम कोई वैल्यू शो करवा सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास प्रिंट एफ कमांड होती है इसके ज़रिए हम मैसेज भी शो करवा सकते हैं, और मैसेजेस में जो हमने वैल्यू शो करवानी होती है, किसी रिजल्ट कोई हमारा रिजल्ट आया होता है हम उसको शो करवाना चाहते हैं तो हम वो भी शो करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं प्रिंट एफ कमांड को दूसरे टेक्स्ट की फाइल txt की फाइल, इसी तरह दूसरी फाइल्स हम वो करके क्रिएट करके उसमें डाटा सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा सिर्फ कंसर्न रहेगा जो हम मैसेजेस शो कर सकते हैं वो कैसे कैसे शो कर सकते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग हो सकती है, इसमें हम कंसर्न रहेगा हमारा। और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फाइल को कैसे ओपन किया जाता है, फाइल में डाटा कैसे सेव किया जाता है। जो प्रिंट एफ कमांड होती है इसमें हम मैसेज पहले देख लेते हैं, मैसेजेस कैसे शो होते हैं। मैसेजेस शो ऐसे होते हैं जैसे सेम हमारे पास प्रिंट एफ कमांड थी, डिस्प कमांड थी, मैं कहता हूँ प्रिंट एफ कमांड। इसमें लिखता हूँ मैं लिखता हूँ माय नेम इज यूसुफ। ठीक है, ये हो गया, तो ये इसको प्रिंट कर देगा प्रिंट एफ। और जो हमारे पास ये मैसेज शो हो गया। जो हमारे पास ये प्रिंट एफ की कमांड है इसमें क्या होता है, जो डिस्प कमांड थी, डिस्प कमांड में हर कमांड का आउटपुट जो होता था वो नेक्स्ट लाइन पर शो होता था। हर कमांड का आउटपुट जो होता था वो नेक्स्ट लाइन पर शो होता था, लेकिन इसमें क्या होता है एक ही लाइन पर शो होता है, एक ही लाइन पर। यानी कि मैं प्रिंट एफ लिखता हूँ, जितनी मर्जी आप ये कमांड एग्जीक्यूट कर लें, सारियों का जो हमारे पास आउटपुट होगा वो एक ही लाइन पर एग्जीक्यूट वो होगा, डिस्प्ले होगा। जैसे मैं लिखता हूँ माय नेम इज यूसुफ, और मैं दूसरी लाइन करता हूँ, दूसरी प्रिंट एफ करता हूँ एफ प्रिंट एफ माय फादर नेम इज एफ प्रिंट एफ आई लिव इन खानेवाल। ठीक हो गया। अभी मैंने तीन डिस्प्ले रिजल्ट करवा रहा हूँ मैं, लेकिन जो हमारे पास डिस्प कमांड थी वो क्या करती थी, पहली कमांड एक लाइन पर, दूसरी कमांड नेक्स्ट लाइन पर, तीसरी कमांड नेक्स्ट लाइन पर। लेकिन जो हमारे पास ये एफ प्रिंट एफ की कमांड है ये क्या करती है, जनरेट्स आउटपुट जनरेट करती है, वो कंटिन्यूसली जनरेट करती है। यानी कि इन सारी कमांड्स का जो रिजल्ट होगा वो एक ही आउटपुट जो होगा एक ही लाइन पर डिस्प्ले होगा। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये मैंने एग्जीक्यूट किया, एक ही लाइन पर एग्जीक्यूट हो रहा है। ये माय नेम इज यूसुफ, माय फादर नेम इज यकूब, आई लिव इन खानेवाल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, एक ही लाइन पर रिजल्ट डिस्प्ले होता है। अगर हम चाहते हैं जो नेक्स्ट लाइन हमारी है, जो हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट होना है वो क्या करें, नेक्स्ट लाइन पर आए, तो उसके लिए हमारे पास एस्केप करैक्टर होता है, एस्केप करैक्टर एन। ठीक हो गया। ये क्या करेगा, ये क्या बताता है, अब इसके आगे जो प्रिंट एफ कमांड चलेगी उसका रिजल्ट नेक्स्ट लाइन पर आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने एक दफा लगाया, दूसरी दफा नहीं लगाता, रिजल्ट हम शो करके देख लेते हैं। इसने क्या किया, इसके बाद मैंने लगाया था एस्केप करैक्टर एन का लगाया, तो इसने क्या किया, नेक्स्ट लाइन पर ले गया इसके बाद वाली प्रिंट एफ का कमांड का रिजल्ट। ठीक है, और इसके बाद मैंने नहीं लगाया था तो इसके फौरन बाद ही इसका रिजल्ट आ गया। अगर मैं चाहता हूँ इसके बाद जो कमांड हो उसका भी रिजल्ट नेक्स्ट लाइन पर शो हो, उसके लिए भी मैं एस्केप करैक्टर एन लगा देता हूँ। अब दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद हमने नहीं लगाया तो इसका हमें क्या हो रहा है, इस जो हमारे पास कर्सर की पोजीशन है वो इधर आ रही है, यानी कि जो नेक्स्ट कमांड लिखेंगे वो इधर लिखनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं इसका भी जो हम नेक्स्ट कमांड जो हमने लिखनी है वो भी नेक्स्ट लाइन पर आए, तो इसके बाद भी हम एस्केप करैक्टर लगा देंगे एन का। एस्केप करैक्टर लगा देंगे एन का। अभी हमारे पास जो कर्सर की पोजीशन है वो भी नेक्स्ट लाइन पर आई है। तो जब भी आपने प्रिंट एफ की कमांड लिखनी है और आप चाहते हैं कि रिजल्ट हमेशा हमारे पास नेक्स्ट लाइन पर आए उससे अगले वाली कमांड का, एफ प्रिंट एफ का, तो क्या करना है, एस्केप करैक्टर एन लगा देना है। और बेटर प्रैक्टिस यही है कि आप हर बार एस्केप करैक्टर एन लगा दें। इसके अलावा हमारे पास एस्केप करैक्टर होता है बैक स्पेस का, वो क्या करता है एक स्पेस दे देता है। एस्केप करैक्टर बैक स्पेस का होता है, जिधर वो आएगा एस्केप। ये तो हमने क्या किया, एस्केप करैक्टर एन एंड पे लगाया है, पहले एस्केप करैक्टर एंड को देख लेते हैं। एस्केप करैक्टर एंड पे
लगाया। इसी तरह अगर मैं एस्केप करैक्टर एंड अगर दरमियान में लगा देता हूं तो ये दरमियान ये क्या करेगा, उसके बाद जो भी लिखा जाएगा उसको भी नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा। यानी कि मैं सिर्फ एक कमांड एग्जीक्यूट करता हूं, सिर्फ मैं यही वाली कमांड एग्जीक्यूट करता हूं, एक ही, ठीक है। ये दरमियान वाली जोन सी है, इसमें मैंने दो एस्केप करैक्टर यूज किए हैं 2 दफा, एक एन इधर यूज किया, एक एन इधर किया। इस एन ने क्या करना है, इसके बाद जो लिखा गया उसको नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा, और इस एन ने क्या करना है, इसके बाद जो लिखा जाएगा उसको नेक्स्ट लाइन पर लेके जाना है। क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा तो ये क्या करेगा, कर्सर की पोजीशन को नेक्स्ट लाइन पर लेके जाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जो मेरा ये था, ये मेरा मैसेज था, ये क्या हो गया, टूट गया। इसने क्या किया, जो एस्केप करैक्टर एन के बाद लिखा गया है उसको नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा। तो हमारे पास एस्केप करैक्टर एन का क्या काम है, ये हमारे पास फॉर्मेटिंग के लिए होता है। जो हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले करवाते हैं उसको क्या करेगा, ये नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा, इसके बाद जो लिखा जाएगा उसको नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा। इसी तरह हमारे पास एस्केप करैक्टर बी का होता है, बी क्या करता है, एक स्पेस दे देता है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, इसने क्या किया है, सिर्फ एक स्पेस दी है और वो स्पेस हमें शो भी नहीं हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक बैक स्पेस एक होती है टी, टी क्या करता है, एक टैब देता है, हॉरिजॉन्टल टैब देता है। एक टैब में हमारे पास 5 स्पेसेस होती है। अब चूंकि इसके इनके दरमियान में स्पेसेस नहीं है तो हमने बैक स्पेस टी लिखा है, तो ये क्या करेगा, स्पेस दे देगा। अगर मेरे पास स्पेस ना भी हो तो ये क्या करेगा, एक स्पेस दे दे, बैक स्पेस वो कर देगा, टैब के जितना फासला दे देगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इसने एक टैब का फासला दे दिया, 5 स्पेसेस हैं ये, ठीक है। इसके दरमियान में हमने कोई स्पेस नहीं दी थी लेकिन इसने स्पेस दे दी है। तो ये हमारे पास एस्केप करैक्टर होते हैं। इसने ये हम इसके जरिए हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं कि अगर हमने कोई डिस्प्ले रिजल्ट करवाना हो तो जैसे हमने दरमियान से ब्रेक करना था लाइन को हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मैसेज डिस्प्ले हो गया। और अगर हम चाहते हैं, अब दूसरे तरीके से हम क्या करना चाहते हैं, हमारे पास नंबर वैल्यूज भी स्टोर डिस्प्ले हो इसमें। एक तो हमारे पास क्या हो, मैसेज डिस्प्ले हो, इसके साथ हमने अगर कोई कैलकुलेशन की है तो उसका आंसर भी हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं दरमियान में, यानी कि हम इसके दरमियान में नंबर्स मिक्स करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं कहता हूँ लेंथ मेरे पास है, लेंथ इंटर की, इनपुट लेनी आप इनपुट ले लेना, मैं तो इंटर कर देता हूँ लेंथ, और विड्थ कह देता हूँ 2 है। तो इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल में बना लेता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक हो गया, लेंथ इंटू विड्थ। और मैं प्रिंट एफ के जरिए रिजल्ट शो करवा देता हूँ। प्रिंट एफ में मैं कहता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, ये मैं 2 मिनट लिखने लगा हूँ, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ ये मैंने क्या लिखा है। ये मैं लिखता हूँ 5.3 लिख देते हैं चलो, और एफ लिख देते हैं, एफ नहीं तो ई लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट ये कर देता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज स्क्वायर मीटर लिख SQ सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट भी साथ है डिस्प्ले करवा देते हैं। इसके बाद मैं लिख देता हूँ एरिया। ये अब हमने देखो ये आंसर शो करवा दिया है, साथ ही इसमें मैं नंबर भी शो हुआ है। पहले हम नंबर शो नहीं करवा सकते थे, डिस्प्ले कमांड में क्या करते थे, सिर्फ नंबर शो करवा सकते थे, वैल्यू सेव करवा सकते थे, या फिर मैसेज शो करवा सकते थे। लेकिन एफ प्रिंट एफ में हम दोनों चीजें भी एक साथ शो करवा सकते हैं। जैसे मैंने ये कहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई किया है तो 6 आ गया। और इसके बाद हमने क्या स्क्वायर में सेंटीमीटर लिखा तो ये लिखा। इसके बाद ये देखो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट इधर आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे एस्केप करैक्टर एन ने यूज किया। तो जब भी आप प्रिंट एफ कमांड यूज करें तो एस्केप करैक्टर एन यूज कर लेना, ताकि जो हमारे पास रिजल्ट अगली लाइन का या फिर आगे हमारे पास कुछ भी डिस्प्ले होने वाला है तो वो नेक्स्ट लाइन पर आए, ठीक हो गया। अब ये हम क्या किया है, ये हमने काम क्या किया है, ये हमारे पास क्या होता है, जहां पर भी हमने इसमें नंबर पुट करना होता है, हम चाहते हैं इस पोजीशन पर मेरे पास क्या हो, एक नंबर या फिर एक वैल्यू शो हो। जब भी मैं इसमें प्रिंट एफ को यूज करूं तो उधर हम ये परसेंटेज का सैंपल लिख देते हैं। जहां पर भी हम परसेंटेज का सैंपल लिखेंगे कि वहां इसमें प्रिंट एफ के अंदर कमांड में परसेंटेज का सैंपल जहां पर भी लिखा जाएगा वहां पर ये क्या मानेगा, इधर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू जिस चीज की आनी है वो हम लिखते हैं कोमा के बाद, जिस चीज की आनी है वो हम लिखते हैं कोमा के बाद। यानी कि जहां पर परसेंटेज लगा है तो इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई वैल्यू आनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और जो जिस चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू आनी है वो हम लिखते हैं कोमा के बाद। इधर मैंने एरिया लिखा है तो एरिया की वैल्यू आई है, इधर मैं अगर लेंथ लिखता तो लेंथ की वैल्यू आनी थी, ठीक हो गया, ये आनी थी लेंथ की वैल्यू। जिसकी आप वैल्यू शो करवाना चाहते हैं वो आप इधर कोमा के बाद लिखेंगे। और ये क्या बताता है, परसेंटेज क्या बताता है, इधर कोई वैल्यू आनी है, ठीक हो गया। इसके बाद ये हमारे पास होता है नंबर, ये हमारे पास होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये हमें बताएंगे। 5 क्या होता है, ये बताता है लेंथ कितनी होगी हमारे पास एक नंबर की,
ठीक हो गया। अगर ये तो हमारे पास ऑप्शनल होता है, ना भी लगाए तो भी काम चल जाएगा। पॉइंट के बाद जो हमारे पास ये 3 होता है, ये बताता है इशारिया के बाद हमारे पास कितने नंबर आने वाले हैं। मैंने पॉइंट 3 लिखा, इसमें क्या किया, 1 2 3 3 नंबर शो करवा दिए इशारिया के बाद। हालांकि 6 हमारा जो आंसर बनना था वो 6 बनना था, लेकिन क्योंकि मैंने पॉइंट 3 लिखा है तो इशारे के बाद 3 नंबर शो करवाएगा। इसी तरह एक हमारे पास अगर इन इशारे के बाद इनफाइनाइट नंबर है तो वो उसको भी कम करके 3 शो करवा, 3 नंबर इसने शो करवाने थे सिर्फ। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है ये ई क्या करता है, ये हमें बताता है हमें रिजल्ट जो चाहिए वो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए। जो हमारा फॉर्मेट होना चाहिए नंबर का वो एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है, यानी कि इशारे के बाद क्योंकि इशारिया मूव नहीं हुआ तो ई की पावर क्या हो गई, 0 हो गई, यानी कि 10 की पावर 0। अगर इशारिया मूव होता तो 10 की पावर 0 ना होती। इसके अलावा हमारे पास 10 की पावर 0 ना होती, मूव करने से जो आनी थी वो करनी थी। इसके अलावा हमारे पास ये होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर में एफ होता है। एफ क्या करता है, फिक्स्ड पॉइंट नंबर देता है। फिक्स्ड पॉइंट नंबर क्या होगा, यानी कि जो हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा सिर्फ वही आंसर हमें मिलेगा फिक्स्ड पॉइंट। लेकिन इशारिया के बाद ये वो राउंड ऑफ तो कर देगा, यानी कि इशारे के बाद 3 नंबर चाहिए तो 3 नंबर दे देगा, 4 नंबर चाहिए तो 4 नंबर दे देगा। लेकिन फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या है, जिधर इशारिया बना था उधर ही रहेगा। यानी कि अगर मैं करता हूं मेरा आंसर आ जाए 17.3 तो वो 17.3 ही देगा, और 3 के बाद 2 0 लगा देगा क्योंकि ये 3 लगाया मैंने। इसके बाद अगर मैं 4 लगा देता हूं तो 17.3 के बाद 2 3 0 और लगा देगा ताकि इशारे के बाद 4 नंबर बने। ठीक हो गया। एफ क्या करता है, फिक्स्ड पॉइंट नंबर देता है। फिक्स्ड पॉइंट नंबर कौन से होंगे, जहां पर हमारा इशारिया फाइनल आंसर में हमारा बना है वहीं पर रहे। ठीक है, और अगर मैं ई लिख देता हूं तो ई का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये मुझे आंसर देगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में देगा, और साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, इशारिया मूव करता है। अगर मेरा 17.3 आंसर बनता तो उसको क्या करता, एक के बाद लेके आता, यानी कि सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए था। तो 1.73 और आगे इसने क्या करना था, इशारे के बाद 4 0 है तो 2 0 और लगा देता। 1.73 और 2 0 और लगा कर मुझे आंसर देना था। इसके अलावा हमारे पास इंटीजर होता है, तो हमारे पास इसमें क्या होगा, इंटीजर आएगा अगर हमारे पास इंटीजर आंसर होगा। और फील्ड, इसके बाद हमारे पास जी होता है। जी में क्या करता है, बेस्ट नंबर देता है, जो से हमारे पास बेस्ट नंबर होंगे, यानी कि अप्रोक्सीमेट सही करेगा, जो से वो वाले नंबर देगा। ठीक हो गया। तो परसेंटेज जहां पर लगेगा वहां पर जरूर कोई ना कोई वैल्यू आनी होती है। ठीक हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर आप कहीं पर सिंगल कोट किसी पर लगाना चाहते हैं, सिंगल कोट जैसे मैं रेक्टेंगल को हाईलाइट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर 2 दफा सिंगल कोट लगाऊंगा, एक और ये 2 दफा सिंगल कोट। इसी तरह इस तरफ भी एक और ये 2 दफा सिंगल कोट। अब रेक्टेंगल के ऊपर मेरा क्या होगा, सिंगल कोट आएगा, सिंगल कोट आएगा। पहले मेरे पास रेक्टेंगल पे सिंगल कोट नहीं है, अब मेरे पास क्या होगा, सिंगल कोट आएगा। तो मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के ऊपर में क्या हुआ, सिंगल कोट आ गया, इज 0.03। ये इसने क्या किया है, एक इंटीजर दिया है मुझे। ठीक है, एक इंटीजर दिया है 0.03, क्योंकि इसने 4 नंबर मुझे देने थे तो 4 नंबर इसने दिए हैं, 0.0003 दिया, 0.03 नहीं। और ये 3 क्यों दिया है, क्योंकि 3 लेंथ की जो वैल्यू है, और इसको मैंने बताया है जो ये मैंने परसेंटेज लिया है यहाँ पर लेंथ की वैल्यू आने वाली है, तो इस वजह से लेंथ की वैल्यू आ गई है। तो परसेंटेज बताता है यहाँ पर वैल्यू आनी है, और कोमा के बाद जो वैल्यू लिखी जाती है वो वाली वैल्यू आती है। ठीक है, और अगर आप कहीं पर चाहते हैं, जैसे मेरा ये नंबर था, मैं इसके पास मैं चाहता हूँ मेरा कोई रिजल्ट आता, ठीक है, और मैं चाहता था मेरा ये रिजल्ट आया परसेंटेज में, यहाँ पर तो क्योंकि ये तो लेंथ फर्ज कर लो ये लेंथ है, लेकिन मैं कहता हूँ फर्ज कर लो मेरा जो आंसर है मैंने परसेंटेज शो करवानी है भाई, यानी कि मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स जो परसेंटेज, स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है वो मैं कहता हूँ इतनी है, तो उसके लिए मुझे परसेंटेज लगाना पड़ेगा। तो मैं ये परसेंटेज का सैंपल लगाना है तो मैं 2 दफा परसेंटेज लगाऊंगा। ठीक है, सिंगल कोट लगाना तो 2 दफा सिंगल कोट, और अगर आप चाहते हैं कहीं पर परसेंटेज शो हो तो वहां पर परसेंटेज शो होगी। तो मैं कह देता हूं, लेंथ नहीं करता हूं, मैं कहता हूं परसेंटेज ऑब्टेन्ड मार्क बाय स्टूडेंट इज, मैं कह देता हूं परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इज ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इज। तो अब ये क्या करेगा, ये तो एज इट इज शो होगा, लेकिन मैंने ये डबल परसेंटेज लगाया, इसका मतलब क्या है, ये डबल परसेंटेज का मतलब है 1% यहाँ पर लिखेगा। जैसे हम डबल सिंगल कोट लगाते हैं तो उसका मतलब एक सिंगल कोट आना है, अब ये डबल परसेंटेज लगाया तो इसका मतलब क्या होगा, उस नंबर के बाद एक दफा परसेंटेज आएगा। अब यहाँ पे लेंथ लिखी, आप ये समझ लो यहाँ पर परसेंटेज, कोई परसेंटेज की वैल्यू लिखी हुई है लेंथ की जगह पर, क्योंकि ये तो हमने वैल्यू शो कराई ना, यहाँ पर वैल्यू आनी है, किस चीज की वैल्यू आनी है वो आपको पता है। परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इज, ठीक है, ये मैं बताना क्या चाहता था, सिर्फ हमने अगर यहाँ पर कहीं पर परसेंटेज जो लिखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डबल परसेंटेज लगाना पड़ेगा। मैंने डबल परसेंटेज लगाया तो इस नंबर के फौरन बाद क्या हुआ, परसेंटेज आ गया। ठीक है, तो जहां पर आप परसेंटेज सिंगल परसेंटेज लगाओगे इसका मतलब क्या है, वहां पर कोई वैल्यू आनी है, और जो वैल्यू आनी है वो वैल्यू हम कोमा के बाद देंगे, और कोमा लगाना लाजमी है सिंगल कोट के बाद। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप डबल परसेंटेज लगाते हो तो इसका मतलब क्या है, वहां पर 1% आना है।
परसेंटेज का मार्क आना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं एक से ज़्यादा वैल्यू आपने शो करवानी है, एक से ज़्यादा वैल्यू भी आप शो करवा सकते हैं। जैसे मैं एक ये मैंने दे दिया, पर एक वैल्यू ये दे दी, और इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं कहता हूँ obtained by student, मार्क्स obtained by student इज डैश एंड परसेंटेज मार्क्स मैंने कहा था, ये मैं परसेंटेज कर देता हूँ, ठीक है। तो और इसके बाद मैं कर देता हूँ रोल नंबर एंड रोल नंबर इज, इसके बाद फिर मैं एक नंबर दे देता हूँ, यानी कि मैं बता देता हूँ यहाँ पर भी कोई ना कोई नंबर आने वाला है। तो परसेंटेज लगाऊंगा, परसेंटेज के बाद मैं कोई फील्ड स्पेसिफाई करूंगा, एफ कह देता हूँ मैं कि भाई फिक्स्ड पॉइंट हो, ठीक है। और अब ये क्या करेगा, इसने बता दिया है एक नंबर इधर आना है, दोबारा फिर मैंने परसेंटेज यूज किया तो ये बताएगा एक और नंबर इधर, एक नंबर इधर आना है। तो मैं सामने मैंने एक ही नंबर दिया, मैं एक और नंबर दे दूंगा, ठीक है। जितने आपको नंबर प्रिंट करवाने हैं उतने आप नंबर दे देंगे, वेट जितने आपने इधर आपने परसेंटेज लगाए होंगे उतनी ही वैल्यूज देंगे, ये बात आपने जहन में रखनी है। और जो इनका ऑर्डर होगा, जो आपने वैल्यूज दी है, लेंथ दी है तो पहले लेंथ शो होगी, बाद में विड्थ दी है तो इसी तरह बाद में विड्थ शो होगी। यानी कि जो आपने ऑर्डर रखा होगा इनका, वही इन ऑर्डर्स में तकसीम हो जाएंगे। पहला एलिमेंट इधर आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट इधर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे परसेंटेज में, चौथा एलिमेंट चौथे परसेंटेज में आएगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। अब ये मैं दो नंबर भी प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इज 0003, ये क्या था, मैंने पहले वैल्यू को लेंथ दी थी तो लेंथ का आंसर हो गया, और दूसरे वैल्यू को मैंने क्या दी थी, विड्थ दी थी, तो दूसरे इस परसेंटेज पे क्या हो गया, विड्थ आ गया, ठीक हो गया। ये हमने स्केप करेक्टर एंड नहीं लगाया, तो ये क्या कर रहा है, इसके ये जो हमारे पास कर्सर है उसको इसके सामने ला रहा है, इस वजह से स्केप करेक्टर लगा देना लाजमी है। लाजमी तो नहीं है, अगर लगा दोगे तो बेहतर प्रैक्टिस है, ना भी लगाओगे तो भी काम तो चल ही जाएगा, लेकिन ये हमारे पास एक प्रोफेशनल तरीका है। इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं तो ये नेक्स्ट लाइन पर आएगा, ठीक है। कर्सर हो गया हमारे पास नेक्स्ट लाइन पर। ये तो हमने क्या किया है कि ये नंबर भी शो हो गया, यानी कि नंबर मिक्स करके भी शो हो गया और रिजल्ट भी शो हो गया। इसी तरह जो हमारे पास ये एफ प्रिंट एफ कमांड होती है, ये वेक्टराइज्ड फॉर्म होती है। ये वेक्टराइज्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर हम इसको एक वेक्टर देंगे तो ये वेक्टर पे बार बार ऑपरेट करेगा, यानी कि ये एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जैसे हमारे पास एक कोज होता है, कोज का फंक्शन है, जितने भी मैटलैब में बिल्ट इन फंक्शंस है वो हमारे पास आमतौर पर एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, वेक्टराइज्ड होते हैं। जैसे हमारे पास कोस थीटा है, ये हमारे पास क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, और ये क्या है, वेक्टराइज्ड है, ठीक है। ये वेक्टराइज होता है। जैसे मैं कर लेता हूँ a इज इक्वल टू 3 5 7, और अगर मैं चाहता हूँ इसके हर एलिमेंट का मैं स्क्वायर निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, b इज इक्वल टू, यानी कि b नहीं करना हूँ, a डॉट, फिर मुझे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि डॉट लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा डॉट है, यानी कि एलिमेंट बाय एलिमेंट है। लेकिन जो अगर मैं कोज लगाऊंगा, कोज वगैरह जो भी मेरे पास बिल्ट इन फंक्शन है उसके लिए मुझे बताना नहीं पड़ेगा, ये एलिमेंट बाय एलिमेंट है। ये एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन खुद परफॉर्म कर देगा, हर नंबर पर ये खुद ब खुद ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा कोज का, ठीक है। जो ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं ये वेक्टराइज्ड होते हैं। ये क्या करते हैं, उस वेक्टर में या फिर उस मैट्रिक्स में जिस पर हमने वो फंक्शन लगाया है उसके हर एलिमेंट पर अपने आप अप्लाई हो जाते हैं, जो वेक्टराइज्ड होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास एफ प्रिंट एफ ये होता है, ये भी वेक्टराइज्ड होता है। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, इसको एक वेक्टर देते हैं तो ये उस वेक्टर के हर एलिमेंट पर अप्लाई होगा, हर एलिमेंट पर अपने आप अप्लाई होगा, ठीक है। मैं लेंथ दे देता हूं, लेंथ को मैं कहता हूं इसके अंदर एलिमेंट कर देता हूं 3 4 5 7, तो इसके हर एलिमेंट पर अप्लाई होगा। तो ये पहला एलिमेंट यूज करेगा, फिर दूसरा एलिमेंट यूज करेगा, फिर तीसरा एलिमेंट यूज करेगा, फिर चौथा एलिमेंट यूज करेगा। तो पहला एलिमेंट इधर दे देगा, दूसरा एलिमेंट इधर दे देगा, फिर दोबारा एग्जीक्यूट होगा तीसरा एलिमेंट, और क्योंकि तीसरा और चौथा एलिमेंट बच गया तो तीसरा इसको दे देगा और चौथा इसको दे देगा, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये हो गया, पहला एलिमेंट इसको दे दिया, दूसरा इसको दे दिया, तीसरा दोबारा इसको दे दिया और चौथा इसको दे दिया। इसी तरह जितने भी नंबर होंगे ये सारों को रिपीट करेगा। और फर्ज करो अगर मेरे पास जितने मेरे पास ये हैं, मैंने जितनी वैल्यूज दी है, मैं चाहता हूँ 2 वैल्यू स्टोर हो डिस्प्ले हो और मेरे पास एक वैल्यू बचती है, तो ये क्या करेगा, इसको वैल्यू असाइन कर देगा और इसको छोड़ देगा। यानी कि मैं अगर 5 वैल्यू देता हूँ इसको, तो ये क्या करेगा, इसको वैल्यू दे देगा और इसको वैल्यू नहीं देगा, लास्ट वाले को वैल्यू नहीं देगा, और इसके बाद जो मैसेज लिखा होगा उसको भी शो नहीं करवाएगा। तो ये मेरे पास क्या किया, इसने सिर्फ इधर तक इसने नंबर दिया है, इसके बाद जो हमारे पास ये आया है इसको, इसके बाद जो मैसेज जो भी शो होगा वो इसने शो नहीं करवाना था। यानी कि मैं इधर अगर यूसुफ लिख भी दूं तो भी इसने शो नहीं करवाना, ये यूसुफ इसने तो भी शो नहीं करवाया क्योंकि नंबर आ गया और नंबर इसने असाइन नहीं किया, तो ये वहीं से छोड़ देगा, उसके बाद कुछ भी नहीं करेगा,
ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या होता है, वेक्टराइज्ड फॉर्म में, वेक्टराइज्ड प्रिंट एफ जो है ये वेक्टराइज्ड फंक्शन है। तो ये क्या करेगा, एक वेक्टर इसको अगर हम इनपुट देंगे तो ये उसके तमाम एलिमेंट पर अप्लाई होगा, तमाम एलिमेंट पर अप्लाई होगा। तो ये क्या करेगा, एक एलिमेंट को पहले यूज करेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। इसी तरह अगर मैंने एक इनपुट दिया हो, एक दफा मैंने ये दिया होता, ठीक है, एक दफा मैं ये प्रोग्राम वो करता हूँ, इसको सिर्फ एक नंबर देता हूं, तो अब ये क्या करेगा, पहली वैल्यू इसको देगा, फिर दोबारा जाएगा, दोबारा दूसरी वैल्यू देखेगा, दूसरी इसको देगा, फिर तीसरी इसको देगा, फिर चौथी, फिर पांचवी, इसी तरह तमाम वैल्यूज को यूज करेगा। यानी कि अब जो ये प्रिंट एफ यूज होने वाला है वो 5 दफा यूज होगा, क्योंकि एक वैल्यू यूज करेगा, फिर 4 बच जाएंगी, फिर चौथी में से एक यूज करेगा, 3 बच जाएंगी, फिर सारी ऐसे खत्म करेगा ये इसको, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो अब ये लूप 5 दफा एग्जीक्यूट हुआ है, ये एम इधर से एग्जीक्यूट हुआ 5 दफा, 1 2 3 4 5 दफा एग्जीक्यूट हुआ, एक एक वैल्यू इसने यूज की है, ठीक है। इधर से एम ई यानी कि यहाँ से मेरी फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, तो इसने एक एक दफा वैल्यू एग्जीक्यूट की है, ठीक हो गया। तो जितने इसमें नंबर्स होंगे तमाम एलिमेंट्स को ये यूज करेगा, जितने इसमें एलिमेंट्स दिए होंगे मैंने, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो है प्रिंट एफ होता है, एक तो ये वेक्टराइज्ड होता है, दूसरा ये जो एलिमेंट को यूज करता है वो कॉलम बाय कॉलम इंडेक्सिंग के जरिए यूज करता है। यानी कि पहले फर्स्ट कॉलम को यूज करेगा, फिर सेकंड कॉलम को, फिर थर्ड कॉलम को, फिर फोर्थ कॉलम को, इस तरह यूज करेगा, ठीक है। तो अगर मैंने कॉलम में इसको दिया होता, कॉलम में इसको दिया होता, कॉलम में इसको मैं रिजल्ट ये देता हूं, इनपुट देता हूं कॉलम में, तो ये क्या करेगा, पहले इसको मैट्रिक्स बना लेते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स के 2x2 की होनी चाहिए, या फिर 3x3 की, या फिर 2x3 की, या फिर यानी कि तुम्हारा एक रो में एलिमेंट बराबर होना चाहिए ना हर एक रो में। तो पहले में मेरे 2 थे, तीसरे में 3 थे, तो ये इसने एरर देना था। तो अब ये मैंने क्या किया है, एक वेक्टर बना लिया है, वेक्टर ने एक मैट्रिक्स बनाई है जिसके पहले कॉलम में कौन कौन सा एलिमेंट है, 3 और 15। तो ये क्या करेगा, पहले 3 को यूज करेगा, फिर 15 को, फिर 4 को, फिर 6 को, ठीक है। तो कॉलम बाय कॉलम इंडेक्सिंग यूज करेगा। इसको अगर हम विजुअलाइज करें तो ये क्या बनने वाला है, इधर 3 आएगा, पहले 3 आएगा, फिर इधर 4 आएगा, फिर इधर 15 आएगा, फिर इधर 6 आएगा। और कॉलम बाय कॉलम इंडेक्सिंग के जरिए मेरे पास क्या होगा, यानी कि अगर मैं इसका रिजल्ट शो करवाऊं, ये कॉलम है मेरे पास 3 और ये 4 और इसके बाद क्या है 15 और ये 6, ठीक हो गया। तो ये बन गया मेरे पास ये मैट्रिक्स आने वाली है। तो अब इसमें कॉलम बाय कॉलम इंडेक्सिंग के जरिए क्या होगा, पहला एलिमेंट ये होगा, दूसरा एलिमेंट ये होगा, तीसरा एलिमेंट ये होगा और चौथा एलिमेंट ये होगा, ठीक है। तो अब इसने क्या करना है, इन एलिमेंट को कॉलम बाय कॉलम इंडेक्सिंग के जरिए यूज करना है। तो पहले ये करेगा, यूज करेगा 3 को, 3 प्रिंट करेगा, फिर क्या करेगा 15 को यूज करेगा, 15 प्रिंट करेगा, फिर क्या 4 को यूज करेगा, 4 प्रिंट करेगा, फिर क्या 6 प्रिंट यूज करेगा, 6 को प्रिंट करेगा। अब ये मेरे पास ऑर्डर ये होने वाला है। इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं F5 के जरिए, एग्जीक्यूट किया तो 2 मिनट, इसने क्या किया है, अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शन। ये मेरे पास 15 नहीं है, ये L लिखा गया था, यानी कि 1 नहीं है, ये L लिखा गया है। तो वो कह रहा है L, तो क्योंकि हमारे पास फर्स्ट डिफाइन ही नहीं है, तो इसको मैं 15 बना देता हूँ। 15 ना भी बनाऊँ, 5 से भी काम हो जाना था वैसे। तो अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शन आ गया था, ये अब हो गया, ठीक है। तो पहले इसने क्या किया है, 3 को यूज किया है, फिर 15 को यूज किया है, फिर 4 को, फिर 6 को, ठीक हो गया। तो पहले पहली कॉलम को यूज करेगा, फिर दूसरे कॉलम को, फिर तीसरे कॉलम को, इस हिसाब से मुझे असाइनमेंट करके देगा, ठीक हो गया। अब अगर मेरे पास 3 कॉलम होते हैं तो ये क्या करता है, पहले कॉलम के 3 रो होती तो पहले कॉलम के ये नंबर यूज करता, फिर दूसरे कॉलम के। तो अब ये क्या करेगा, 3 को, फिर 15 को, फिर 12 को, फिर 4 को, फिर 6 को, फिर 5 को एग्जीक्यूट करेगा। 3 15 12, ये 3 15 12, फिर 4, फिर 6, फिर 5, ठीक हो गया। तो आपने ये ऑर्डर याद रखना है। इसमें क्या प्रिंट एफ क्या करता है, तो ये वेक्टराइज होता है, तमाम अगर एक वेक्टर देंगे या फिर एक मैट्रिक्स देंगे तो तमाम एलिमेंट पर अप्लाई होगा। दूसरा ये कॉलम बाय कॉलम इंडेक्सिंग यूज करता है, यानी कि पहले कॉलम के एलिमेंट को यूज करेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, जितने कॉलम होंगे उनको यूज करेगा, ठीक हो गया। तो अगर मेरे पास मैं एक कॉलम बना लेता हूँ, एक मैं मैट्रिक्स बना लेता हूँ, 2 मिनट, एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ 3 4 6, ये 2 मिनट, एक कॉलम बना, हाँ 3 4 1 2 5 7 8 9, यानी कि अब मेरे पास ये एक मैट्रिक्स बन गई जिसमें 2 कॉलम है और क्या है, 2 कॉलम है और 4 रो है। इसको मैं 2 मिनट यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। इसको क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ, कंट्रोल V।
इसको प्रिंट करा तो ये मेरे पास एक ये कॉलम बन गया। ठीक है, अब अगर मैं इस पर इसको यूज करता हूँ, इसको इस पर यूज करता हूँ, ये क्या करेगा, पहले 3 को प्रिंट करेगा, फिर 1 को, फिर 5 को, फिर 8 को, फिर 4 को, फिर 2 को, फिर 7 को, फिर 9 को, इनको यूज करेगा। ठीक है, और अगर मैं क्या चाहता हूँ, एक से ज्यादा नंबर मैं इसमें शो करा देता हूँ, इस पर आउटपुट में मैं एक से ज्यादा नंबर शो करा देता हूँ, मैं कहता हूँ एक और मेरे पास नंबर शो होना चाहिए। ठीक है, अब मैं 2 नंबर यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, पहला एलिमेंट इसको देगा, दूसरा एलिमेंट इसको देगा, तीसरा एलिमेंट इसको देगा, चौथा एलिमेंट इसको देगा, 5वां इसको, 6वां इसको, 7वां इसको, 8वां इसको। ठीक है, तो ये ऐसे करेगा। तो पहला एलिमेंट कौन सा है, 3, 3 इसको दे देगा, दूसरा एलिमेंट क्या है, 1, 1 इसको दे देगा, फिर 5 इसको दे देगा, फिर 8 इसको दे देगा। ठीक है, ऐसे करेगा, कॉलम बाय कॉलम इंडेक्सिंग के जरिए एलिमेंट्स इसको देता जाएगा। इसको 3 देगा, फिर इसको 1 देगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। पहले को इसने क्या दिया, 3, दूसरे को दे दिया 1, फिर दूसरे को क्या दिया इसने, 5, ये वाला तीसरा एलिमेंट, ये जो सा, ये पहला 3 इसको दे दिया, इसके बाद 1 था, 1 इसको दे दिया, इसके बाद 5 था, 5 इसको दे दिया दोबारा से, और 8 था, फिर 8 इसको दे दिया। ठीक है, तो इसने क्या करना है, कॉलम बाय कॉलम इंडेक्सिंग करनी है। तो पहले कॉलम के एलिमेंट इसमें प्रिंट कर देगा, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट ये दे दिया, दूसरा एलिमेंट ये दे दिया, तीसरा ये, चौथा ये, क्योंकि पहले कॉलम के एलिमेंट खत्म हो गया, फिर ये दूसरे कॉलम के एलिमेंट को यूज करेगा। तो ऐसे ऐसे ये असाइनमेंट करता जाएगा। ठीक है, ये मैंने कौन सी की थी, एक कॉलम वेक्टर था, कॉलम ये यानी कि मेरे पास 4/2 का मैट्रिक्स था। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 4/2/4 का मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी कि इसमें 2 कॉलम होंगे, 2 रोज होंगे और 4 कॉलम होंगी। तो अब मेरे पास अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, इसको अगर मैं इधर प्रिंट करता हूं, Ctrl+C Ctrl+V, तो ये ऐसे प्रिंट होने वाला। अगर मेरे पास ऐसा कोई टेबल होगा तो इसको क्या करेगा, जब आंसर मुझे देगा तो ये मेरे पास, क्योंकि 2 रो हैं 4 कॉलम हैं, 2 रो हैं और 4 कॉलम है, तो ये आंसर जब मुझे देगा तो ये क्या करेगा, पहली 2 वैल्यू यूज करेगा 3 और 4, यानी कि पहले इसको करेगा 3, फिर इसको कर देगा 4, फिर क्या करेगा 1 और 2, 1 इसको देगा और 2 इसको देगा। तो ये क्या करेगा, अगर मैं यानी कि इसको मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं, जो पहली रो है वो इसको असाइन हो जाएगी, पहली रो इसको असाइन हो जाएगी इस एलिमेंट को, और ये वाला जो सा पहला एलिमेंट है, और जो दूसरी रो है वो इसको असाइन हो जाएगी, क्योंकि मैंने जितने वैल्यू असाइन की हैं उतनी मेरे पास रोज हैं, जितनी वैल्यूज मैंने शो करवानी है उतने मेरे पास रो है। तो 3 इसको, 4 अगले को, 1 इसको और 2 इसको, इसके बाद 5 इसको, 7 इसको, 8 पहले वाले को और 9 बाद वाले को। तो ये क्या करेगा, पहली रो पहले वाले को देता जा रहा है और दूसरी रो दूसरे वाले को देता जा रहा है। इसी तरह अगर मेरे पास 3 रोज होती और मैं क्या करता, 3 रोज होती और मैं क्या करता, 3 ही नंबर प्रिंट करवाता, तो इसने क्या करना था, पहली रो पहले वाले नंबर को, दूसरी रो दूसरे वाले नंबर को और तीसरी रो तीसरे वाले नंबर को। चलो हम कर लेते हैं, पहले ये काम और कर लेते हैं, ये आखिरी बात है। मैं क्या करता हूँ, 3 रो ले लेता हूँ, 2 3 4 5, इसके बाद 1 2 3 5 7 8 9 0, ठीक हो गया, और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब इसने क्या करना है, ये क्या करेगा, पहले ये मेरे पास, अगर मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ, इसको डिस्प्ले करवा देते हैं ताकि पता लगे ये बनने वाला क्या है। Ctrl+C, ये Ctrl+V कर देते हैं। अब ये मेरे पास 3 रोज है और मैं इधर 3 नंबर प्रिंट करा देता हूँ, 3 ही नंबर प्रिंट करा देता हूँ, 3.2f कर देते हैं, ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा, 3 नंबर मैं असाइन कर रहा हूं और 3 ही मेरे पास रोज है। तो ये क्या करेगा, पहली रो पहले वाले को, दूसरी रो दूसरे वाले को, तीसरी रो तीसरे वाले को। किस वजह से, क्योंकि पहला एलिमेंट क्या है, 2 है, पहली रो का पहला एलिमेंट इसको देगा, दूसरी रो का पहला एलिमेंट इसको देगा, तीसरी रो का पहला एलिमेंट इसी देगा। तो फिर दोबारा जाएगा तो क्या करेगा, दूसरे कॉलम के पहला रो, दूसरे कॉलम के पहले रो का एलिमेंट इसको देगा, दूसरा इसको देगा, दूसरी कॉलम का दूसरा रो इसको, दूसरी रो का एलिमेंट इसको देगा, दूसरी कॉलम का तीसरी रो का एलिमेंट इसको देगा। यानी कि अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या बन जाता है, पहली रो पहले कॉलम, पहली रो पहले वाले नंबर को देगा, दूसरी रो दूसरे वाले नंबर को और तीसरी रो तीसरे वाले नंबर को। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया। तो हमारे पास 2 1 7 है, तो 2 1 7, इसके बाद क्या है, 3 2 8, 3 2 8,
4 3 9, 4 3 9, ये हो गया 4 3 9। तो हम ये देख सकते हैं जो हमारे पास पहली रो बनी थी वो ये बन गई, पहली रो इधर आ गई, और दूसरी रो जो हमारे पास बनी थी वो इधर आ गई, और तीसरी रो जो हमारे पास बनी थी इधर आ गई। यानी कि हम ये बात मान सकते हैं, अगर हम एक मैट्रिक्स देते हैं और एक मैट्रिक्स में जितनी रो हैं और उतने ही हम नंबर प्रिंट करवा दें, तो ये क्या करेगा, हर रो को हर एक नंबर को तरतीब देता जाएगा। यानी कि पहले नंबर को पहली रो, दूसरे नंबर को दूसरी रो, और तीसरे नंबर को तीसरी रो। ठीक हो गया।